यस 9 देखते हैं। तो जो क्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश होता है, रिसीवेबल होता है, तो अदर कंसिडरेशन होता है, एक्सेप्ट जो एजेंसीज है। सेल्स ऑफ द गुड्स पैरा 11 डील करता है। कंडीशंस क्या है, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जो ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉपर्टी या तो सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड को। नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द सेलर, और कंट्रोल ऑफ द सेलर भी नहीं है, मतलब कंट्रोल कुछ बचा नहीं है सेलर के पास उस प्रॉपर्टी या तो सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड का। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम अभी हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। ये क्या था, एज पर पैरा नंबर 11 सेल्स ऑफ गुड्स के लिए था। रेंडरिंग ऑफ सर्विस पैरा नंबर 12 के अंदर देखेंगे। कंडीशन क्या है, तो सर्विस परफॉर्म की जानी चाहिए, कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन होना चाहिए। जो भी होगा, अगर कंप्लीट होगा तो पूरा पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोपोर्शनेट होगा तो प्रोपोर्शनेट के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे। पैरा 13 बोलता है अदर के हिसाब से इंटरेस्ट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, टाइम या तो प्रोपोर्शन बेसिस के ऊपर, रॉयल्टी को एक्रूवल बेसिस के ऊपर, डिविडेंड को जब राइट टू रिसीव्ड होगा पेमेंट तब हम लोग डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉमन कंडीशन क्या है, कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए। ट्रेड में कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। रिगार्डिंग कलेक्शंस, अनसर्टेनिटी ऑफ द कलेक्शन पैरा 10 डील करता है। अगर है एट द टाइम ऑफ द रेजिंग द क्लेम तो पोस्टपोन कर दीजिए रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने से। सब्सिक्वेंटली अगर पता चलता है कि अनसर्टेनिटी है कलेक्शंस के अंदर तो क्रिएट कर दीजिए प्रोविजन। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया 31/3/2022 को कि वो इंक्रीज़ कर देंगे सेल्स प्राइस सर्टेन आइटम्स के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी 2022 से। जो प्राइस रिवीजन हो रहा है वो इफेक्ट करा 1 जनवरी 2022 को। जो कंपनी है वो रिसीव करेगी 15 लाख रुपए कस्टमर से रेस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स जो मीट किया गया था 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। अकाउंटिंग अपना माइंड चार्ट नहीं बना रहा है कि क्या इसको इंक्लूड करना पड़ेगा 15 लाख को सेल्स के अंदर 21-22 के अंदर एडवाइस कीजिए। तो जो प्राइस रिवीजन है वो इफेक्ट कर रहा है करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 21-22 के अंदर, जिसके रिजल्ट से तो कंपनी है वो स्टैंड करेगी, मतलब अभी तक मिला नहीं है लेकिन उसको मिल सकता है 15 लाख रुपये। स्टैंड रिसीव्ड 15 लाख रुपये है कस्टमर से इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स, जो सेल्स किया गया है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। अगर कंपनी ये एबल करती है, अगर ये कंपनी इतनी सक्षम है कि वो असेस कर पाएगी कि अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो रीजनेबली सर्टेन है, मतलब सर्टेनली अगर उसको वो असेस कर पाती है कि हमको 15 लाख रुपए तो कस्टमर से मिल ही जाएंगे, देन जो एडिशनल रेवेन्यू जो आ रहा है सेट प्राइस रिवीजन से उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 21-22 के अंदर। उसको रिकॉग्नाइज कर देना, मतलब अगर सर्टेनिटी है कि कलेक्शन होगा तभी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू को 21-22 के अंदर। वाई लिमिटेड यूज कर रही है सर्टेन रिसोर्सेज एक्स लिमिटेड के। इन रिटर्न के अंदर एक्स लिमिटेड रिसीव करा है 10 लाख रुपये एंड 15 लाख रुपये इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रेस्पेक्टिवली, यानी इंटरेस्ट के लिए 10 लाख रुपये, रॉयल्टी के लिए 15 लाख रुपये वाई लिमिटेड रिसीव करा है 21-22 के अंदर। हमको रिक्वायर्ड करना है, स्टेट करना है कि ये जो बेसिस है रेवेन्यू का वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक्स लिमिटेड के अंदर। तो इस पर एस 9 जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, जो रेवेन्यू होता है जो अराइज होता है यूज बाय दी अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज, दूसरों के रिसोर्सेज यूज़ करके हम लोग जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अराइज करते हैं, मतलब इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, उसको रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है, मेज़रमेंट की एंड कलेक्टिबिलिटी की एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मेज़रमेंट और कलेक्टिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। जो रेवेन्यू होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉलोइंग बेसिस पे। इंटरेस्ट जो है उसको टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग जो आउटस्टैंडिंग है और एप्लीकेबल रेट पे। देयरफॉर जो एक्स लिमिटेड है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ ₹10 लाख। रॉयल्टी जो है उसको अक्रूवल बेसिस के ऊपर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि रिलेवेंट है एग्रीमेंट के बेसिस पे। एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज करेगी रॉयल्टी ऑफ रेवेन्यू ऑफ ₹15 लाख। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। क्लेम है जो लॉस्ट किया जाता है रेलवे के लिए इन मार्च 2021। जो लॉस ऑफ द गुड्स है वो 2 लाख रुपए है। जो पास्ट किया गया है पेमेंट इन मार्च 2023 वो कितना है, 1,50,000 रुपये। कोई भी एंट्री पास नहीं की गई है बुक्स के अंदर कंपनी के जब क्लेम लॉन्च किया गया था। एडवाइस कीजिए पी कंपनी लिमिटेड को अबाउट दी ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट होगी फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो एस 9 के हिसाब से जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है
रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो स्टेट करता है कि जो एबिलिटी है असेस करने का अल्टीमेट कलेक्शंस वो अगर रीजनेबल सर्टेन है एंड लैकिंग है, अगर कोई टाइम जो अराइज कर रहा है क्लेम के अंदर, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको पोस्टपोन कर देना पड़ेगा अगर कोई अनसर्टेनिटी है उसके अंदर। तो जब रिकॉग्नाइजेशन होता है रेवेन्यू, अगर वो पोस्टपोन कर दिया जाता है इफेक्टिव अनसर्टेनिटी की वजह से, तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि जो रेवेन्यू पीरियड है वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। इस केस के अंदर जो अज्यूम है कलेक्टिबिलिटी है क्लेम की, अगर वो सर्टेन नहीं है अर्लियर पीरियड्स के अंदर, तो हमको सपोज करके रखना पड़ेगा कि जो फैक्ट है 15 लाख 1,50,000 का जो कलेक्ट किया गया है क्लेम्स के अगेंस्ट में, 2 लाख के क्लेम्स के अगेंस्ट में 1,50,000 रुपये जो हमने क्या कलेक्ट किया गया है, तो जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं मानेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, 1,50,000 जितना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, 2 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो डिफरेंस की अमाउंट है 50,000 की, उसको हम लोग क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उसका रेवेन्यू। AS5 की लाइट्स के अंदर देखेंगे तो इसको हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं मानेंगे। स्टेट किया जाता है कि जो आइटम्स या तो इनकम या तो एक्सपेंडिचर विद इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है, अगर वो सच साइज नेचर इंसिडेंट्स का होता है जिसका डिस्क्लोजर ज़रूरी होता है एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द पीरियड, तो जो नेचर एंड द अमाउंट है उसको डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा सेपरेटली। एंड जो नेचर एंड द अमाउंट है आइटम्स का उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। 21-22 का ईयर दे दिया, XYZ सप्लाई कर रहा है गुड्स ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस ABC को। एक रिटेल आउटलेट है जिसका वर्थ है 10 लाख रुपए। एज पर द टर्म ABC जो है वो पे कर रहा है XYZ को गुड्स जो सोल्ड किए गए हैं थर्ड पार्टी को। जो रेस्ट ऑफ द गुड्स है वो रिटर्न बैक किए जाते हैं XYZ के द्वारा ABC को। क्या हम फर्दर विल नॉट हैव एनी फर्दर लाइबिलिटीज़ फॉर द गुड्स, और कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं है गुड्स की। ड्यूरिंग 21-22 के अंदर ABC ने सोल्ड कर दिए थे वर्थ ₹5,50,000 के गुड्स। जो रेस्ट गुड्स है वो अभी भी स्टॉक के अंदर पड़े हैं, स्टोर्स के अंदर पड़े हैं, वो हम नेक्स्ट ईयर के अंदर बेचेंगे। तो एडवाइस कीजिए कि XYZ कितना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा उसके बुक्स के अंदर 21-22 के अंदर। तो एज़ पर AS9 रिकॉग्नाइजेशंस, एज़ पर AS9 कंसाइनमेंट के लिए जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो ट्रांसफर नहीं किया गया है कस्टमर को ऑन जस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एंड कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है अनटिल जो गुड्स है वो सोल्ड किए जाता है थर्ड पार्टी को। कंसाइनमेंट के अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड अगर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता कस्टमर को एंड खाली डिलीवरी की जाती है गुड्स को, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं किया गया है कस्टमर्स को, खाली डिलीवरी की गई है गुड्स की, एंड जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है गुड्स के लिए जो सोल्ड किए गए हैं थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी को। देयरफॉर जो XYZ है वो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कितना करेंगे, 5,50,000 ओनली। क्यों? क्योंकि 5,50,000 के गुड्स उसने सोल्ड किए तो थर्ड पार्टी को, तो इसलिए XYZ कितना रिकॉग्नाइज करेगी, 5,50,000 ही रिकॉग्नाइज करेगी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये 7A जो हमारा रह गया था, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। फिक्स प्राइस दे दिया 900 लैक्स। बिल्डिंग जो ब्रीच किया जा रहा है 3 साल के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर। समरी दे दी है हमको, फाइनेंशियल डेटा अंडर एज अंडर दिया है। इनिशियल अमाउंट जो रेवेन्यू की है एग्रीड की गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईयर 1, 2, 3 के अंदर 9,000, 9,000, 9,000, और वेरिएशन रेवेन्यू के अंदर आ रहा है सेकंड ईयर के अंदर 200। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इनकर्ड की गई है रिपोर्टिंग डेट के अंदर वो 2093 है, 6168 है, 8100 है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो होल कॉन्ट्रैक्ट का है वो 950, 1,000 जो ये 6168 है उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है कि 100 लाख जो है वो मटेरियल के हैं जो स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है साइट के अंदर, जो कि थर्ड ईयर के अंदर यूज होगा। और 8100 के अंदर एक्सक्लूड किया जा रहा है जो 100 लाख का स्टैंडर्ड मटेरियल है जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया था ईयर 2 से। हाँ, जो वेरिएशन है कॉस्ट एंड द रेवेन्यू के अंदर ईयर 2 के अंदर वो अप्रूव किया गया है कस्टमर के द्वारा। कंप्यूट करना है हमको कि अमाउंट रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कंप्लीशंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हमको बताना है। रिकॉग्नाइज्ड कितना करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर AS7 के हिसाब से। तो जो अमाउंट है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो पहले वर्किंग नोट के अंदर देखेंगे तो जो रेवेन्यू है आफ्टर कंसिडरिंग द वेरिएशन वो कितना है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के अंदर 9,000 है, 9,202 के अंदर और 9,203 के अंदर है। इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट कितना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 950 ईयर 1 के अंदर, ईयर 2 के अंदर 1,000 और ईयर 3 के अंदर 1,000। तो उसको हम लोग लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा 8050, 8200, 8200। अभी एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर्ड की गई है रिपोर्टिंग डेट तक वो कितनी है, 2093 फर्स्ट के अंदर है,
तो वो लिख देंगे। सेकंड के अंदर 6168 है, जिसके अंदर 100 लैक्स जो है उसके तो मटेरियल लाइंग एट स्टोर्स है, मटेरियल लाएंगे, मटेरियल स्टोर्स जो साइड पे पड़ा हुआ है तो उसको तो लेस कर देना पड़ेगा। तो आ जाएगा 6068 और 8100 के अंदर जो 100 का मटेरियल जो लाइंग था उसको अभी यूज़ करने में ले लिया है तो उसको ऐड कर देना पड़ेगा। तो 8200 आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अप टू रिपोर्टिंग डेट थर्ड ईयर के अंदर। इसका हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे तो 2093 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8050 से, तो 26% वर्क अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 6068 को डिवाइड करेंगे 8200 से तो 74%, 8200 को डिवाइड करेंगे 8200 से तो 100% वर्क कंप्लीट हो चुका है। ईयर 1 के अंदर रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे अप टू द रिपोर्टिंग डेट तक का, तो 9000 का हमारा रेवेन्यू था, उसका 26% वर्क कंप्लीट हो चुका था, तो 26% करेंगे तो 2340 आएगा। एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो 8050 का एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया है, एस्टिमेटेड किया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितने लगेगी 8050 का कितना परसेंटेज आएगा 26%, क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है 26% है, तो कितना आएगा 2093, तो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा 247। इसी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर के अंदर लिख देंगे। और फिर ईयर 2 के अंदर क्या देखेंगे, तो रेवेन्यू कितना है 9200, उसका 74% कंप्लीट है तो 6808 आएगा। एक्सपेंसेस कितना है 8200, उसका भी 74% करेंगे हम लोग तो 6068 आएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 740 का। अभी जो रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज्ड किया गया था फर्स्ट ईयर के अंदर उसी को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का जो रिकॉग्नाइज किया गया है उसको हमको लेस करना पड़ेगा। तो 2340 एंड 2093 लिख देंगे और फिर प्रॉफिट भी लिख देंगे 247 का, तो 6808 में से माइनस करेंगे 2340 तो आएगा 4468। वैसे ही एक्सपेंसेस का भी माइनस कर देना, प्रॉफिट का भी माइनस कर देना, तो हमारे पास रिकॉग्नाइज जो करंट ईयर के अंदर करना होगा वो कितना प्रॉफिट होगा 493 का आएगा। ईयर 3 के अंदर देखेंगे तो रेवेन्यू 9200 का है, उसका 100% हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि 100% वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो 9200 आ जाएगा। एक्सपेंस के अंदर 8200 का 100% करेंगे तो 8200 आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 1000 रुपये। और वैसे ही प्रीवियस ईयर के अंदर जितना रिकॉग्नाइज किया गया उसको लेस करेंगे 6808 और एक्सपेंसेस के अंदर 6068, तो 740 का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से 9200 में 6808 माइनस करेंगे तो 2392 आएगा। 8200 में 6068 माइनस करेंगे तो 2132 आएगा, और वैसे ही हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा 260 का। ये हम करंट ईयर के अंदर रिकॉग्नाइज कर देंगे। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे दिया है मेघना लिमिटेड का जो प्रोवाइड कर रहा है। गुड्स जो है 60,000 के वो सोल्ड किए गए 20/3/2022 को, लेकिन रिक्वेस्ट किया जा रहा है बायर के द्वारा कि उसको हम लोग डिलीवर करें 10/4/2022 को। हमको क्या बोला है कि एडवाइस कीजिए अकाउंटेंट ऑफ द मेघना लिमिटेड को कि वैलिड रीज़न के साथ कि जो अमाउंट है वो कितना रिकॉग्नाइज करेंगे अबाउ केस के अंदर एज पर दी AS9 के कंटेंट के हिसाब से। तो AS9 जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करता है सेल्स ऑफ द गुड्स का परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग को अचीव करके रखना पड़ेगा। फॉलोइंग कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। पहला क्या है, तो सेलर ऑफ द गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को प्रॉपर्टी गुड्स की, एंड जो प्राइस है और जो सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड है ओनरशिप को वो ट्रांसफ़र किए गए हैं बायर के द्वारा, एंड जो सेलर है वो रिटेन करके रख रहा है। कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है गुड्स का ट्रांसफ़र के लिए टू अ डिग्री जो यूजुअली एसोसिएट किया जाता है विद द ओनरशिप, एंड जो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन की, दैट जो डिलीवरी की जाएगी सेल्स ऑफ गुड्स की उसके लिए कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है कंसिडरेशन की। तो केस 1 के अंदर जो सेल्स किया जाएगा कंप्लीटेड सेल्स जो है वो कंप्लीट किया गया है, लेकिन जो डिलीवरी है वो पोस्टपोन की जा रही है बायर के रिक्वेस्ट पे। जो एंटिटी है वो रिकॉग्नाइज करेगा एंटायर 60,000 का सेल्स ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। सेकंड देखते हैं 15/1/2022 के अंदर गुड्स जो है 1,50,000 के वो सेंड किए जा रहे हैं कंसाइनमेंट बेसिस पे, जिसका 20% ऑफ द गुड्स है वो अनसोल्ड है लाइंग है विद दी कंसाइनी एज ऑन 31/3/2022। तो 20% गुड्स जो अनसोल्ड है कंसाइनी पे उसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज कितना करेंगे 80% सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि 20% अभी हमारा क्या है क्लोजिंग के अंदर बचा है, तो 80% हमने सेल्स कर दिया है, तो 1,50,000 के 80% 1,20,000 को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू। कंसाइनमेंट जो सेल्स रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक गुड्स सोल्ड नहीं किए जाते थर्ड पार्टी को। 1,20,000 वर्थ रुपीज़ का गुड्स हैं जो सोल्ड किए गए हैं अप्रूवल बेस पे 1/12/2021 को। जो पीरियड है अप्रूवल का वो 3 मंथ है।
आफ्टर दे वर कंसिडर टू बी सोल्ड, मतलब सोल्ड के 3 महीने के बाद जो बायर है वो सेंड कर रहा है अप्रूवल 75% ऑफ द गुड्स का 31/1/2022 को, और कोई अप्रूवल नहीं मिला है, या तो डिसअप्रूवल भी नहीं मिला है, डिसअप्रूवल भी रिसीव नहीं हुआ है रिमेनिंग गुड्स का 31/3/2022 तक। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस के अंदर, जो गुड्स सोल्ड किए गए हैं अप्रूवल बेसिस पे अंदर के, तो उसके अंदर रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग, रेवेन्यू हम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ेगा जब तक गुड्स जो है वो फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर दिए जाते बायर के द्वारा, या तो जो बायर है वो कोई ऐसा एक्ट नहीं करता अडॉप्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स का, या तो जो टाइम पीरियड है वो रिजेक्ट या रिजेक्शंस टाइम पीरियड जो रिजेक्शन का है वो एलैप्स नहीं हो जाता, मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, या तो कोई टाइम जो है वो फिक्स्ड नहीं किया गया है, या तो रीजनेबल टाइम जो है वो एलैप्स नहीं हुआ है, इसलिए जो रेवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जो टोटल सेल्स अमाउंट है 1,20,000 का, कब क्योंकि टाइम पीरियड जो है रिजेक्शंस ऑफ द गुड्स का वो एक्सपायर्ड हो चुका है। टाइम पीरियड कैसे एक्सपायर्ड हो चुका है, तो 1/12 को हमने गुड्स सेंड किए थे अप्रूवल बेसिस पे और 3 मंथ दिए थे उसको अप्रूवल करने के लिए, लेकिन 75% ऑफ द गुड्स तो अप्रूव हो गए 31/1/2022 को, तो उसको तो हम लोग को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना पड़ेगा। लेकिन जो 3 महीने कंप्लीट कब हो रहा था, 12 फिर 1 2 को कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1/3/2022 तक हमको अप्रूवल नहीं मिला है और टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो चुका है। तो टाइम पीरियड जब एलैप्स हो जाता है रिजेक्शंस का, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि गुड्स जो हैं वो सोल्ड हो चुके हैं और उसका रेवेन्यू हमको रिकॉग्नाइज कर देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर 1,20,000 पूरा को हम लोग को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ के हिसाब से जो कंपनी कैश सेल्स करेगी वो 7,80,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, वो 5% है जो अलाउड किया जा रहा है ऑन द कैश सेल्स। देखेंगे तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा रेवेन्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो 7,80,000 का हम लोग का कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 7,80,000 के अंदर 5% है, तो 7,80,000 का 5% करेंगे तो 39,000 आएगा, जिसको हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा 7,80,000 में। तो रेवेन्यू हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे, तो 7,41,000 का रेवेन्यू हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे।